नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर प्रयागराज से है, जहां हांडिया टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा, बिजली के पोल से टकराई अनियंत्रित होकर सड़क हादसे में 6 की दर्दनाक मौत, कई घायल। कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी कार और इसी बीच ये हादसा हो गया। मिर्जापुर विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। सीएम ने जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, घायल लोगों का समुचित उपचार करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे और इस बीच यह हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है, तो कई लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरी सड़क दुर्घटना को लेकर? तो राज बहादुर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हांडिया टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसा, बिजली के पोल से टकराई अनियंत्रित कार। तो सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी कार। तो मिर्जापुर विंध्याचल दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे और इस बीच ये बड़ा सड़क हादसा, और इस पूरे हादसे को लेकर सीएम ने जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जाए, इसके निर्देश भी दिए हैं और तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो हांडिया टोल प्लाजा के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, तो बिजली के पोल से ये अनियंत्रित कार टकराई है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ राज बहादुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर, क्या स्थिति अभी? जैसे कि बता दें, सुबह करीब 6:15 पर हांडिया टोल प्लाजा पे एक भीषण सड़क हादसा हुआ जो कि टाटा मोटर्स के साथ एक बिजली के खंभे में टकराई हुई है, जिसमें से मृतकों की संख्या 6 हो गई है और घायलों की अभी डीएम प्रयागराज में पहुंचकर उनको घायलों को समुचित इलाज कराया जा रहा है, जो कि परिजनों की तरफ से क्या कहते हैं चीख पुकार की नजर भी आ रही थी। जो मौके पर डीएम और जिला एसएसपी पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। 6 बॉडियों को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है, जो कि ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मौके पे जिले के बड़े अधिकारी पहुंचकर परिवार को सांत्वना दे और जो भी समुचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई करे और जो घायल पीड़ितों को इलाज करवाया जी। इसके साथ ही साथ राज बहादुर, घायलों की क्या अभी स्थिति है? गंभीर हालत में है या उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है? जैसे कि बात किया जाए तो अभी जो 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 4 लोग अभी घायल हैं, जो कि इनकी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टरों को पैनल बनाया गया है, उनकी देखरेख में इलाज किया जा रहा है। मौके पे जिला अधिकारी मौजूद है, एसएसपी भी मौजूद है, ओम प्रकाश क्या कहते हैं सब मौजूद है, जो कि देखरेख में इलाज किया जा रहा है। जो 5-6 बॉडियां हो गई है उसको पीएम हाउस भेजकर उसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है जी। राज बहादुर, इसके साथ ही साथ क्या वजह बताई जा रही है अधिकारियों की तरफ से कि पहले दृश्यता क्या वजह है इस पूरे हादसे को लेकर? जैसे कि बता दें, जब अधिकारियों ने वहां जांच चालू कर दिया तो वो जो अगल बगल के लोग थे उनसे पूछे थे, जो कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, एक बिजली के खंभे में टकरा गई, जिसमें टकराने के बाद भीषण सड़क हादसा हो जाता है, जो कि मौके पे वहां पे कुछ लोग पहुंचकर राहत बचाव कार्य जारी कर देते हैं। तो जिसमें से मौके पे 5 लोगों ने दम तोड़ा था। एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है, जो कि घायलों को स्वरूप रानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मौके पे जिला अधिकारी वहां पे बैठे हैं, सीएमओ बैठे हैं, सबकी निगरानी में इलाज कराया जा रहा है। अब कुछ बॉडियों जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम के लिए भी कराया जा रहा है जी। ठीक है राज बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। प्रयागराज से ये बड़ी खबर आपको दे रहे थे।
तो बिजली के पोल से टकराई ये अनियंत्रित कार और इसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 से ज्यादा संख्या है घायलों की। तो कानपुर से वाराणसी की ओर जा रही थी कार और इस बीच ये हादसा हो गया। तो मिर्जापुर विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु और इस बीच अनियंत्रित कार पोल से टकराई और पोल से टकराने से कई लोग घायल हुए। तो 6 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। तो मृतकों के पति वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है। परिवार वालों से वहीं दरगाह आला हजरत से संबंधित संगठन ने लिखा पत्र। ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने पत्र लिखा है। पीएफआई के संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद नए नाम से नए संगठन खड़ा करने की जताई चिंता। पत्र में पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले का भी स्वागत किया। तो गृह मंत्री अमित शाह को यह पत्र लिखा और इस दौरान जिस तरह पीएफआई को बैन किया गया उसका स्वागत किया। लेकिन इसके साथ ही साथ किसी और नाम से ऐसे संगठन फिर से बन सकते हैं, इस पर चिंता भी जाहिर की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने यह पत्र लिखा है। तो पीएफआई के संबंध में देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह पत्र लिखा और इसमें पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद नए नाम से नए संगठन खड़ा करने की चिंता जाहिर की है। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई, प्रतिबंध लगाया गया पीएफआई पर, उसका स्वागत भी किया। वहीं लोकसभा चुनाव मतदाता सूची के लिए होगा अभियान। मतदाता सूची के लिए 9 नवंबर से शुरू होगा अभियान। निकाय के साथ लोकसभा की मतदाता सूची की भी पुनर्निरीक्षण। 9 नवंबर से मतदाता का पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू होगा। जिसके नाम नहीं है दर्ज वो सूची में नाम करा सकते हैं शामिल। तो 2024 के लिए मतदाता सूची हो रही है तैयार। 9 नवंबर से 4 दिन चलाया जाएगा ये विशेष अभियान। तो आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मतदाता सूची को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। 4 दिन का ये अभियान होगा। 9 नवंबर से ये अभियान चलाया जाएगा। तो जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल है वो अपने नाम शामिल करवा सकते हैं। इसके साथ ही पुनर्निरीक्षण काम भी किया जाएगा कि कौन कौन लोगों के नाम शामिल है। अगर उसमें से कोई भी फर्जी है तो उसको भी उस लिस्ट से हटाया जाएगा। तो 4 दिन का ये पूरा प्रक्रिया चलेगी। 9 नवंबर से मतदाता की पुनर्निरीक्षण जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। 2024 के लिए मतदाता सूची ये तैयार की जा रही है और तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें लोकसभा चुनाव होना है 2024 में और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। भैयादूज पे रोडवेज प्रशासन मुहैया करा रहा है बस। तो कैसरबाग और चारबाग से हर आधे घंटे पर मिलेगी बस। दोनों बस अड्डों में 25-25 अतिरिक्त साधारण बसें चलाई जा रही हैं। कैसरबाग से सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, गोंडा के लिए मिलेगी बसें। तो वहीं चारबाग बस अड्डे से कानपुर, फतेहपुर, मोरावा, रायबरेली, ऊंचाहार के लिए चलाई जा रही हैं बसें। तो देखिए जिस तरह से त्योहारी सीजन चल रहा है और इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी जो बसों की संख्या है वो बढ़ा दी है और लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे से बसों की संख्या बढ़ाई गई है। तो 25-25 मिनट के अंतराल में ये बसें चल रही हैं। तो कैसरबाग और चारबाग से हर आधे घंटे पर बसें मिलेंगी ताकि लोगों को सुविधा हो सके। दोनों बस अड्डे से 25-25 अतिरिक्त साधारण बसें चलाई जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की पैसेंजर को दिक्कत ना हो। हर सुविधा पैसेंजर को दी जा सके। हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर। हमारे साथ है एआरएम कैसरबाग राजकुमार जी। सर, जिस तरीके से आज बसेस की संख्या को बढ़ाया गया है, यात्री भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं क्योंकि भाई दूज भी है, छठ पूजा के लिए भी है, कुछ लोग त्योहारों से वापस भी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर, हमारे पास पर्याप्त बसें हैं और यात्रियों की उपलब्धता और उनके गंतव्य के आधार पर हम लोग बसों को मैनेज कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कोई परिवहन असुविधा ना हो। और ये हम लोगों ने 15 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी कि इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी, इस दिन हमें इतनी सवारी मिलेगी और इतनी बसों को
हमें व्यवस्था करना है। तो आज के दिन तो सवारी अभी नॉर्मल है, फिर भी बसें हमारी अतिरिक्त खड़ी हुई हैं। करीब 25-30 गाड़ियां हमने रोक रखा है कि यदि कहीं एकाएक भीड़ निकलती है तो हम उनको मैनेज करें। कुछ विशेष जिले हैं जिनके लिए ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, या कितने कितने समय के अंतराल पर गाड़ियां मिल जाएंगी? ऐसा है कि नॉर्मल सेवाएं अभी हमारी चल रही हैं गोरखपुर के लिए। पूर्वांचल के लिए विशेष छठ त्यौहार को देखते हुए हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि यदि गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़, बनारस के लिए भीड़ बढ़ती है तो हम उन्हें मीट आउट कर लें, उन्हें तकलीफ नहीं होगी। अभी करीब कितनी कितनी देर के अंतराल में बसेस जा रही हैं? हमारी नॉर्मल शेड्यूल चल रहा है और सवारी भी ज़्यादा निकल नहीं रही है। और यहाँ से जो भी ट्रेन की सवारियाँ यहाँ ड्रॉप करेंगी गोरखपुर साइड की, वही हमें मिल रही हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई गोरखपुर मिल नहीं रहा है, वही नॉर्मल सवारी अभी आज के दिन चल रही हैं। वैसे तो अगर देखें तो पूरे पूर्वांचल में छठ का त्योहार बड़े पैमाने पर होता है और आज भाई दूज भी है। तो उसके लिए जो पूर्वांचल के जिले हैं, जितने भी उधर से आते हैं, गोरखपुर आसपास के महाराजगंज, देवरिया और बस्ती जैसे जो जिले हैं, वहाँ अयोध्या है, इन सभी जगहों के लिए क्या अलग से भी व्यवस्थाएं हैं? अलग से व्यवस्थाएं हैं, परंतु यात्री उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल चल रही भीड़, और गोरखपुर की जैसे डिमांड बढ़ेगी हम उन गाड़ियों को वहाँ डिप्लॉय कर देंगे। रेलवे प्रशासन की तरफ से 96 नई ट्रेनें और साथ ही साथ में कोचेस की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बसों पर अभी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही। जी, हमें जो भी सवारी मिलती है वो ट्रेन की ही मिलेंगी। दूर दराज से आने के बाद जिनको गोरखपुर जाना और यहाँ ड्रॉप करके उनकी टिकट यहाँ तक हैं तो वे हमें मिलते हैं, तो उनको मीट आउट कर। बढ़ेंगे आगे। केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया। तो केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन का ये लोकार्पण। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ नया करना जरूरी है, समाज हमेशा उन्नति को देखता है। केजीएमयू लगातार आगे बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस में नया करते रह सकते हैं। तो केजीएमयू ने एक लंबी यात्रा पूरी की है। 100 वर्ष की यात्रा संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 100 वर्षों में मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। हमें समय के 2 कदम आगे चलना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। तो केजीएमयू में इस रिडक्शन मशीन का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम और राज्य मंत्री दोनों ही मौजूद रहे। देश के सबसे बड़े चिकित्सा विश्वविद्यालय में कुछ नई प्रगति के नए आयाम छूते हुए हम सब इसे देख रहे हैं। आज केजीएमयू में ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां वैस्कुलर सर्जरी विभाग में, थोरेसिक सर्जरी विभाग में और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग में, ये जो 3 चीजें क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमें समय के अनुरूप चलने की आदत डालनी पड़ेगी और समय के अनुरूप हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह मेरा ये मानना है कि एक आधारशिला प्रारंभ की है, एक नया प्रयास है कि हम भी मेडिकल साइंस में कुछ नया कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो यहां की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए आवश्यकता है, उसमें हम भी प्रगति के वाहक बनेंगे और हम भी वो नेतृत्व दे सकते हैं। मित्रों, एक लंबी यात्रा केजीएमयू ने तय की है। आज से 5 वर्ष पहले केजीएमयू ने अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की और 100 वर्ष की यात्रा किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अपने 100 वर्षों के कार्यों को आकलन करने का, मूल्यांकन करने का एक आधार होता है।
केजीएमयू में पेशेंट की कमी नहीं है, यहां लाइन लगी रहती है, लेकिन हमारे रिसर्च पेपर क्या है, हमारी पब्लिकेशन क्या है, हमने पेटेंट अपने कितने ऐसे रिसर्च को हमने पेटेंट करने की ओर आगे बढ़ाया, उस प्रक्रिया के साथ हम कितने जुड़े हुए हैं, इसको हमें अपने डे टू डे की कार्य पद्धति का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये हमारी प्रगति को बाधित कर देगा, हम समय के अनुरूप नहीं चल पाएंगे। हमें समय के 2 कदम आगे हम चलेंगे तो समय हमारा और समाज हमारा अनुकरण करेगा। तो वहीं आज से 2 दिन के हरियाणा दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक में शिरकत करेंगे। फरीदाबाद में 2 दिनों तक गृह मंत्रियों की ये बैठक रहने वाली है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो कानून व्यवस्था से जुड़े कई विषयों पर होगी चर्चा। सीएम योगी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों को करेंगे अवगत। तो वहीं अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों से प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी नजीर। तो कहीं ना कहीं इससे अवगत कराते हुए तमाम राज्यों को नजर आएंगे। तो एक बड़ी बैठक, पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर ये चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन का ये चिंतन शिविर होगा, जहां पर तमाम राज्यों के गृह मंत्री शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल प्रधानमंत्री भी इस दौरान संबोधित करेंगे सभी को। फरीदाबाद में राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ अहम बैठक दोपहर 3 बजे होटल राजहंस सूरजकुंड फरीदाबाद में बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में करेंगे शिरकत। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे सूरजकुंड स्थित होटल राजहंस। रात 9 बजे होटल राजहंस के लिए होंगे रवाना। रात 9:15 पर होटल ताज विवांता सूरजकुंड फरीदाबाद रात्रि विश्राम। सूरजकुंड फरीदाबाद में करेंगे सीएम योगी। 28 अक्टूबर को सुबह 6:45 से 7:15 तक योग शिविर में शामिल होंगे। तो 9:15 से 10:30 बजे तक बॉर्डर मैनेजमेंट इशू बैठक में शामिल होंगे। 10:30 बजे से प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तो वहीं 12:15 से 1:15 तक गृह मंत्रियों की ये बैठक रहेगी। शाम 4 बजे से 5 बजे तक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी बैठक में सहभागिता। तो शाम 5 बजे से लेकर 5:20 तक गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम समापन। शाम 5:20 से 5:30 तक कार्यक्रम समन्वयक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितने बजे सभी गृह मंत्री राज्यों के पहुंच जाएंगे और अभी की क्या तस्वीर सबसे पहले? देखिए, इस वक्त हम विवांता होटल के ठीक सामने मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो हलचल है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है और यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं, तमाम जो सरकारों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। चूंकि जिन जिन लोगों के पास गृह विभाग है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, चाहे हम राज्यों के गृह मंत्री की बात करें या मुख्यमंत्रियों की बात करें, जिनके पास गृह विभाग है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तमाम और भी अधिकारियों के और मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पे जारी है, क्योंकि कार्यक्रम रखा गया। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुंचेंगे और जिस तरीके से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय की गई है, आज गृह मंत्री अमित शाह आज संबोधित भी कर सकते हैं। और आज की अगर हम बात करें तो आज चिंतन शिविर में इस बात को लेकर खासा चर्चा की जाएगी कि साइबर सिक्योरिटी की बात करें या महिला से जुड़े जो अपराध होते हैं उसको लेकर बात करें, उससे किस तरीके से निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। क्योंकि 2 चरणों में इस पूरे चिंतन शिविर को बांटा गया है। आज जो पहला चरण होगा उसमें तमाम तरीके के कार्यक्रम तय किए गए हैं। शाम को ये कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे 3 बजे के बाद। अगर हम बात करें तो ये राजहंस होटल में कार्यक्रम होगा, जो कि इस होटल से थोड़ी ही दूरी पर है। इसके अलावा अगर हम कल की बात करें तो कल योग शिविर का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे तमाम जो मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग है वो यहाँ पे जो चिंतन शिविर में हिस्सा
हिस्सा ले रहे हैं वो वहां पे मौजूद होंगे और योग शिविर में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राज्यों के सीमाएं हैं उसको लेकर एक समन्वय दो राज्यों में किस तरीके से बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा एनसीआरबी की रिपोर्ट आई कि महिला से जुड़े अपराधों में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरीके से न्याय दिलवाया महिलाओं को, और रिपोर्ट में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रशंसा भी की गई। तो निश्चित तौर पे सभी बातों को लेकर संभवतः कल की अगर हम बात करें तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब 30 मिनट का भाषण भी हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं है, आधिकारिक तौर पे ये नहीं बताया गया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम राज्यों के डीजीपी की बात करें, गृह सचिव की बात करें और अर्धसैनिक बल की बात के सुरक्षा अधिकारियों की बात करें, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद होंगे। पूरी तरीके से एक खाका तैयार किया जाएगा 2047 तक। अगर हम बात करें विजन 2047, कहीं ना कहीं इसका लक्ष्य दिया गया है, किस तरीके से इसको पूरा करना है, किस तरीके से 2047 तक एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे आज चिंतन शिविर में चिंतन और मंथन होगा। और निश्चित तौर पे चाहे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, दोनों ही लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जिन मुख्यमंत्रियों के पास गृह विभाग है वो यहाँ पे मौजूद होंगे। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पूरे एरिया को आप देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर सील किया गया और तमाम जो अधिकारी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये आप काफिला देखिए तो निश्चित तौर पे जो भी लोग इस चिंतन शिविर में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं वो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम राज्यों के जो गृह सचिव हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जो डीजीपी हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफिला लगातार आ रहा है गाड़ियों का और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो निश्चित तौर पे अलग अलग मुद्दे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, खासतौर पे अगर हम बात करें किस तरीके से समन्वय दो राज्यों में बनाना है। और कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके जो बॉर्डर्स हैं वो दूसरे देशों से सटे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ सरकारें कर रही है, इसको लेकर यहाँ पे 2 दिनों के चिंतन शिविर में चर्चा और मंथन किया जाएगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, आपने को याद होगा, लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चाएं की जाएगी। और पूरी तरीके से कल का खासतौर पे अगर हम बात करें, कल सुबह से ही पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। योग शिविर के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम है राजहंस होटल में और तमाम मुख्यमंत्रियों के संबोधन है, गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन है। इसके अलावा डीजीपी तमाम राज्यों के मौजूद चुकी होंगे, तो वो अपने राज्यों का रिपोर्ट कार्ड देंगे कि अभी अपराधों की संख्या क्या है, किस तरीके से वहां पे अपराधों से निपटा जा रहा है, खासतौर पे उन राज्यों पे जहां पे नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं वहां पे किस तरीके से कानून व्यवस्था की तैयारियां हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस चिंतन शिविर में चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए पीयूष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा, 2 दिवसीय ये शिविर रहने वाला, जिस पर तमाम आंतरिक मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।